अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल मोशन और आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशंस के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कशन की थी एंगुलर मोमेंटम पे, टॉर्क पे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। और पिछले लेक्चर से हमने ये बात जो है डिस्कस की थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रोटेशनल मोशन में वही इम्पोर्टेंस है जो ट्रांसलेशनल मोशन में मास की इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो जितना ट्रांसलेशनल मोशन में मास इम्पॉर्टेंट है उतना ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से और एंगुलर स्पीड की वजह से बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूशन होती है और बॉडी में उतनी जो है क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगी जितना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा और जितनी उसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है उस सबसे पहले तो एक शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कहते हैं। और उसके बाद फिर जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है जो हमारे साथ है रियल एंड एपरेंट वेट। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट्स, जब आपके साथ एक बॉडी रोटेट करके आगे जाती है तो उसमें दो किस्म के मोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी इन्वॉल्व हो जाता है और साथ में उसमें रोटेशनल मोशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कंसिडर करें कि ये आपके साथ एक बॉडी है और ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये बॉडी एक सरफेस पे जो है वो रोटेट होके आगे बढ़ रही है। ठीक है। मतलब उसकी एक ओमेगा है और उस ओमेगा के हेल्प से ये बॉडी रोटेट होके जो है तो वो आगे प्रोपिगेट हो रही है। ठीक है। तो लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बिल्कुल जो इसका सेंटर ऑफ मास है, अगर आप वो देखें तो लेट्स सपोज थोड़ी देर बाद ये बॉडी रोटेट होके अगर यहाँ तक पहुँची है तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट मोशन किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि रोटेशंस में, या बल्कि इसकी जगह अगर हम मोर स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करें रोटेशंस की जगह, तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडीज़। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडीज। तो जो बॉडी रोल करती है तो रोलिंग में आपके साथ रोटेशनल मोशन भी आ जाती है और साथ में ट्रांसलेशनल मोशन भी आ जाती है। तो रोलिंग में आपके साथ जो है वो दो किस्म की मोशंस जो हैं वो आ जाती है। उसमें एक तो रोलिंग में आ जाती है आपके साथ रोटेशनल मोशन और दूसरा रोलिंग में आपके साथ कौन सा मोशन आ जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन भी आपके साथ रोलिंग में आ जाता है। तो रोलिंग इज अ हाइब्रिड मोशन विच इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब रोलिंग बॉडीज का कोई ओमेगा भी होगा और ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब रोलिंग बॉडीज की कोई जो है वी भी होगी, जो एक एंगुलर स्पीड है और एक जो है आपके साथ लीनियर स्पीड है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी बॉडीज़ की अगर आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें दो किस्म की काइनेटिक एनर्जीज की कंट्रीब्यूशन होती है। एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होती है और दूसरी आपके साथ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होती है। तो ऐसी बॉडीज़ के लिए जब आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो आप हाफ एम वी स्क्वायर भी करेंगे
और साथ में आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडीज में फिर जो उसका फॉर्मूला है वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके साथ जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडीज का फॉर्मूला आ गया। और अब आपके बुक में एक टॉपिक है जिसमें आपके साथ एक रिंग है। लेट्स सपोज ये आपके साथ एक रिंग है और एक डिस्क है। ठीक है, एक रिंग है और दूसरा आपके साथ क्या है, डिस्क है, और दोनों का मास जो है वो सेम है। ठीक है, और दोनों का रेडियस जो है वो भी आपके साथ सेम है, लेकिन दोनों की जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके साथ है दोनों की, वो आपके साथ सेम नहीं है। ठीक है, तो डिस्क में देखें कुछ मास करीब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कुछ मास दूर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लेकिन रिंग में सारा का सारा मास जो है वो दूर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करती, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी डिपेंड करती है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दोनों की सेम नहीं होगी। और आपने पिछले लेक्चर में जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जिक्र कर रहे थे, उस लेक्चर में आपने ये बात देखी होगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग की होती है, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वेयर, और डिस्क की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम आर स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिंग की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डबल है या वो ज़्यादा है आपके साथ किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, अगर हम इस रिंग पर और डिस्क पर दोनों पर टॉर्क अप्लाई करें, लेट्स सपोज आपके साथ जो है ये रिंग है और इस रिंग की इनिशियल एंगुलर स्पीड जो है, इनिशियल एंगुलर स्पीड वो ज़ीरो है, और इसी तरह आपके साथ वही डिस्क है और उस डिस्क की जो इनिशियल एंगुलर स्पीड है वो भी आपके साथ क्या है, वो भी ज़ीरो है। और आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं, आप लेट्स सपोज आप ये सिचुएशन लाना चाहते हैं कि इस रिंग की एंगुलर स्पीड वो ज़ीरो से लेट्स सपोज चली जाए 10 रेडियंस पर सेकंड पे, और इसी तरह इस डिस्क की भी एंगुलर स्पीड ज़ीरो से किस पे चली जाए, ज़ीरो से 10 पे चली जाए। और कितने टाइम में चली जाए ये लेट्स सपोज चली जाए 1 सेकेंड में, और यहाँ भी ये कितने टाइम में जाए, 0 से 10 तक, यहाँ पर भी ये 1 सेकेंड में जाए। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको पता है कि आपको किसकी ज़रूरत होगी, आपको अल्फ़ा की ज़रूरत होगी, क्योंकि अल्फ़ा की डिफिनीशन है द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो आपको दोनों में क्या चाहिए, दोनों में आपको अल्फ़ा चाहिए, और अल्फ़ा दोनों में आपको कितनी चाहिए, वो आपको चाहिए 10 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस अल्फ़ा को प्रोड्यूस करने के लिए आपको अब इस बॉडी पे क्या अप्लाई करना होगा, आपको इस बॉडी पे टॉर्क अप्लाई करना होगा, और यहाँ भी आपको इस बॉडी पे टॉर्क अप्लाई करना होगा। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि वो टॉर्क जो आप अप्लाई करोगे रिंग पर और वो टॉर्क जो आप अप्लाई करोगे डिस्क पर, कौन सा टॉर्क ज़्यादा होगा,
रिंग पे आपको ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना होगा या फिर डिस्क पे आपको ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर बात आ जाती है अपोजिशन की, और हमने फिर यहाँ देखना होगा कि रिंग ज़्यादा अपोजिशन प्रोवाइड करता है या डिस्क ज़्यादा अपोजिशन प्रोवाइड करता है। तो वो तो आपको पहले से क्लियर है कि रिंग की अपोजिशन जो है वो डिस्क से ज़्यादा है, तो रिंग पे हमें फिर टॉर्क भी ज़्यादा अप्लाई करना होगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सेम एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको रिंग पे ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना होगा एज कंपेयर टू डिस्क। स्टूडेंट्स, यही ताल्लुक जो है वो फोर्स में भी था, हमने डिस्कस किया था, आप उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लें। लेट्स सपोज आपके साथ एक 1 kg की बॉडी है, फॉर एग्जांपल 1 kg की बॉडी है, और दूसरी आपके साथ क्या है, 10 kg की बॉडी है, और इस 1 kg की बॉडी पर भी आप कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, लेट्स सपोज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की, और इस 10 kg की बॉडी पर भी आप वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 3 में ये बात डिस्कस की थी कि 1 kg बॉडी की अपोजिशन कम होगी तो आपसे फोर्स की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, और 10 kg बॉडी की अपोजिशन ज़्यादा है तो यहाँ पे आपसे फोर्स की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वही बात जो है वो यहाँ पर भी है। चूंकि रिंग की अपोजिशन ज़्यादा है तो रिंग पे आपको ज़्यादा टॉर्क अप्लाई करना होगा, और डिस्क की अपोजिशन कम है तो डिस्क पे आपको कम टॉर्क अप्लाई करना होगा। तो एक तो ये बात जो है आपके जहन में होनी चाहिए कि जितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होती है उतना फिर हमें टॉर्क भी ज़्यादा अप्लाई करना होता है। जिस तरह जितना मास ज़्यादा होता है तो उतनी फोर्स की रिक्वायरमेंट भी आपके साथ बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, एक दूसरी बात भी है, अगर इन दोनों की फाइनल स्पीड 10 तक पहुंच गई, दोनों की फाइनल स्पीड किस तक पहुंच गई, 10 तक, या सबसे पहले इस मोशन को समझें, अगर इन दोनों की फाइनल स्पीड जो है वो किस तक पहुंच गई, 10 मीटर्स पर सेकेंड, और इसकी फाइनल स्पीड भी किस तक पहुंच गई, 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो फिर रोकना किसको मुश्किल होगा, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन किस में ज़्यादा होगी। तो फिर यकीनी बात है कि इस 10 kg बॉडी पे हमारा फोर्स ज़्यादा लगा था तो वर्क भी इस बॉडी पे ज़्यादा हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इस बॉडी की ज़्यादा होगी, मोमेंटम भी इसी बॉडी का ज़्यादा होगा, और रोकना भी इसी बॉडी को क्या होगा, मुश्किल होगा। तो यही सिनारियो आप एंगुलर मोशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिंग भी 10 रेडियंस पर सेकेंड तक पहुंच जाए और डिस्क भी 10 रेडियंस पर सेकेंड तक पहुंच जाए तो स्टूडेंट्स फिर मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, वो आपके साथ फिर रिंग की ज़्यादा होगी, और रिंग को रोकना फिर उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि रिंग पे ज़्यादा टॉर्क लगा था, हमने इस पे ज़्यादा वर्क किया था, तो इसमें ज़्यादा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई थी एज़ कंपेयर टू डिस्क, और इसलिए रिंग को भी रोकना जो है फिर उतना ही आपके साथ मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट्स, खुलासा ये हुआ कि जिस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होती है उसको किसी ख़ास एंगुलर स्पीड तक पहुंचाने के लिए टॉर्क भी ज़्यादा लगता है, लेकिन एक दफ़ा आप उसको उस एंगुलर स्पीड तक पहुंचा देते हैं तो फिर उसको रोकना भी और उसे वापस रेस्ट में लाना भी उतना ही मुश्किल होता है। और जिस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होती है उसको मोशन में भी आसानी से लाया जा सकता है और उसको वापस रेस्ट में भी आसानी से लाया जा सकता है। तो ये तो थोड़ी सी हमने डिस्कशन कर ली डिस्क पर और रिंग पर। और स्टूडेंट्स, अब आपका जो टॉपिक है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है जिसका नाम है वेलोसिटी फॉर रोलिंग डिस्क एंड रिंग। आपके साथ स्टूडेंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे साथ एक इंक्लाइंड प्लेन है, लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज आपके साथ एक इंक्लाइंड प्लेन है,
ठीक है। और आप कंसिडर कर लें कि दो इंक्लाइंड प्लेन्स हैं बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। लेट्स सपोज ये एंगल आपके साथ थीटा है, ये एंगल भी आपके साथ वही थीटा है, और एक इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे आपके साथ एक रिंग है, ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे रिंग है, और दूसरे इंक्लाइंड प्लेन के टॉप पे जो है वो आपके साथ एक डिस्क है, और दोनों का मास भी सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, लेकिन दोनों की मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम नहीं है। तो आपके साथ यहाँ पर जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr² है, और जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपके साथ है ½ mr²। बाकी इसकी हाइट भी आपके साथ h है, और इसकी हाइट भी आपके साथ जो है वो h है, ठीक है। और फाइंड हमने क्या करना है, जब ये रिंग और ये डिस्क दोनों रोलिंग करते हुए बॉटम तक पहुंचेंगे, तो हमने बॉटम पे दोनों की वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ रिंग फाइंड करनी है, और साथ में हमने फिर वेलोसिटी ऑफ जो है डिस्क जो है वो फाइंड करनी है। तो इन दोनों की वेलोसिटीज के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। जनरली डिस्कस कर लेते हैं कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप फोर्स के डोमेन में देखें तो फोर्स के डोमेन में अगर आपके साथ एक छोटी बॉडी हो और एक बड़ी बॉडी हो, और दोनों पे आप इक्वल फोर्स अप्लाई करें, तो वो इक्वल फोर्स उस छोटी बॉडी में ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर लेता है, और उस बड़ी बॉडी में कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस बॉडी का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, और जिस बॉडी में एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी वो वेलोसिटी को तेज़ी से चेंज करेगा, या वो बॉडी वेलोसिटी को तेज़ी से इंक्रीज करेगा, ठीक है। और यही सिनारियो जो है रोटेशनल मोशन में भी है। स्टूडेंट्स, जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, और जिस बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी उस बॉडी की एंगुलर स्पीड तेज़ी से बढ़ेगी। तो अगर आप ये डिस्कशन आपको क्लियर हो गई हो तो आपको कुछ बातें जो है वो जहन में आ गई होंगी कि डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो डिस्क जल्दी से यहाँ तक पहुँचेगा, और रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो रिंग जो है यहाँ तक पहुँचने में टाइम भी लेगा, और आपके साथ डिस्क की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, रिंग की वेलोसिटी आपके साथ कम होगी। तो ये तो हमारी जनरल डिस्कशन हुई कि अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लॉजिक ये कहता है कि डिस्क की वेलोसिटी रिंग से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और साथ में डिस्क में जो टाइम लगना चाहिए वो भी रिंग के टाइम से क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो चलें कैलकुलेट करके फाइंड करते हैं कि डिस्क की वेलोसिटी कितनी आती है और रिंग की वेलोसिटी कितनी आती है। स्टूडेंट, सबसे पहले बात तो ये है कि ये बॉडी टॉप पे रेस्ट में है, लेकिन अगर हम इसको रिलीज करेंगे तो ये बॉडी किस में आ जाएगी, ये बॉडी आपके साथ मोशन में आ जाएगी, और ये बॉडी रोल करेगी, मतलब इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, और जब ये रोल करेगी तो इसमें रोटेशनल मोशन भी होगा। तो अगर हम इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इस पे अप्लाई करें, तो टॉप पे जो है आपके साथ जो एनर्जी है वो आपके साथ है पोटेंशियल एनर्जी, और बॉटम पे जो एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसकी काइनेटिक एनर्जी है, रोलिंग बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब इस काइनेटिक एनर्जी में ½ mv² भी होगा, और इसी काइनेटिक एनर्जी में ½ I⍵² भी होगा, और ये इक्वल हो जाएगी किसके, mgh के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये ½ mv² तो आप अपनी जगह पे लिख लें, प्लस हाफ रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है, वो mr² है।
तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पुट हो गया, और ओमेगा की जगह आप v बाय आर पुट कर दें, और चूंकि उस पे स्क्वायर भी है तो वो स्क्वायर आपके साथ दोनों पे आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आपके साथ आ गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपके साथ आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर से आपके साथ एम वी स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे है आपके साथ एम जी एच। स्टूडेंट्स ये एम और एम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपके साथ कैलकुलेट हो जाएगी वेलोसिटी फॉर रिंग, और वेलोसिटी फॉर रिंग आपके साथ आ जाएगी अंडर द रूट जी एच। ठीक है, ये आपके साथ आ गई वेलोसिटी फॉर रिंग। ठीक है, यही प्रोसेस स्टूडेंट्स हमने अभी डिस्क के लिए भी करना है। तो डिस्क पे भी हम अप्लाई कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में वही दो बातें होंगी आपके साथ, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और आपके साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी जो कि है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर तो अपनी जगह पे हम लिख लेते हैं, और साथ में हाफ, अच्छा यहाँ पर डिस्क के लिए जो आई की वैल्यू है वो यहाँ पे मेंशन है, वो हाफ एम आर स्क्वायर है, हाफ एम आर स्क्वायर, और साथ में ओमेगा की जगह हम v बाय आर लिख लेते हैं, और स्क्वायर भी है तो उसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके साथ आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अच्छा 1/2 ये 1/4 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर और 1/4 एम वी स्क्वायर, 1/2 प्लस 1/4 का जब आप एलसीएम लेते हैं तो 3/4 एम वी स्क्वायर आता है, और यहाँ पे आपके साथ आ गया एम जी एच। ठीक है, तो मास और मास को कैंसिल कर दे, यहाँ से आप वी स्क्वायर को अगर सब्जेक्ट कर दे तो ये 4GH/3 आ जाएगा, और फिर इस पे अंडर रूट ले लें तो वेलोसिटी ऑफ रिंग जो आपके साथ आई है स्टूडेंट्स वो 4/3 GH, और उस पे आपके साथ क्या आ गया है, अंडर रूट भी आ गया है। तो ये आपके साथ आ गई वेलोसिटी फॉर रिंग। अब आप स्टूडेंट्स ज़रा देख के बताएं कि इन दोनों वेलोसिटीज़ में कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा है, डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा है या रिंग की वेलोसिटी ज़्यादा है। सॉरी, ये जो है आपके साथ डिस्क है, सॉरी। ठीक है, सो डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा है या रिंग की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि डिस्क के साथ जो है वो 4/3 है, और रिंग के साथ 1 है। ठीक है, तो 4/3 से जो वैल्यू आती है वो 1 से तो ज़्यादा ही होगी, तो इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई कि आपके साथ डिस्क की जो वेलोसिटी होगी वो रिंग की वेलोसिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यही हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट था जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि डिस्क की वेलोसिटी जो है वो रिंग की वेलोसिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स या तो फिर ये है कि वेलोसिटी को चूंकि हमने कंपेयर करना है तो कंपैरिजन का आसान तरीका डिवीजन है, तो आप डिस्क की वेलोसिटी को रिंग की वेलोसिटी पे डिवाइड कर दें। सो डिस्क की वेलोसिटी है 4/3 GH अंडर द रूट, और रिंग की वेलोसिटी है GH अंडर द रूट। तो ये GH कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर डिस्क की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रिंग की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4/3, और अंडर रूट 4/3 से जो आंसर आता है वो 1 से ग्रेटर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से आपके साथ बड़ा है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में जो है कुछ आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, उन एमसीक्यूज को थोड़ा सा देख लें। और यहाँ पे आप देखें कि रिंग के केस में आप ज़रा देखें कि जितनी आपके साथ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आई है
उतनी ही आपके साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हाफ एम वी स्क्वायर है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हाफ एम वी स्क्वायर है। मतलब रिंग के केस में जब बॉडी बॉटम पे आता है तो बॉडी में जितनी आपके साथ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होती है उतनी ही बॉडी में आपके साथ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होती है। और स्टूडेंट्स वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के हाफ के इक्वल होती है। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, एम वी स्क्वायर। जो हमने दोनों को ऐड करके टोटल काइनेटिक एनर्जी आई है वो एम वी स्क्वायर है। तो यही ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी के किसके इक्वल होगी, हाफ के इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स जब एक रिंग जो है आपके साथ बॉटम पे आता है तो उसमें जितनी भी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ उसमें वो काइनेटिक एनर्जी की कंट्रीब्यूशन ट्रांसलेशनल से आएगी और बाकी जो हाफ की कंट्रीब्यूशन है वो आपके साथ रोटेशनल से आएगी। लेकिन डिस्क के केस में आप ज़रा देख के गौर करें, डिस्क के केस में बॉटम पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अलग होती है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपके साथ अलग होती है। डिस्क के केस में आप देखें तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला आपके साथ है हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 एम वी स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि डिस्क के केस में आपके साथ जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है वो ज़्यादा है किससे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल से, क्योंकि ये हाफ है और ये 1/4 है। और अगर आप रिलेशन पे गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसलेशनल जो काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल, वो असल में 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी किसके, रोटेशनल के। ठीक है, क्योंकि 1/4 है और यहाँ 1/2 है। तो ये आपके साथ कुछ रिलेशंस हो गई जो एमसीक्यूज के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में ये बातें जो हैं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक टॉपिक था जिसमें हमने ये बात की कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो टॉर्क के लिए इसके एंगुलर स्पीड को बढ़ाना इजी होगा और इसकी एंगुलर स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रिंग, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके साथ ज़्यादा है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रियल एंड एपरेंट वेट। तो और वो आपके इस चैप्टर का जो है इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है उससे। तो उस पे बात करते हैं रियल एंड एपरेंट वेट पे। ये लॉन्ग क्वेश्चन नॉर्मली अगर आपका आता है तो इस स्टेटमेंट के साथ आएगा कि डिस्कस न्यूटन लॉ ऑफ universal gravitation and differentiate between real and apparent weight। ठीक है, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं रियल वेट की। रियल वेट जो है वो क्या है, तो रियल वेट आपके साथ उसकी डिफिनीशन है कि रियल वेट क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि वेट असल में क्या होता है, वेट होता है एक फोर्स। तो रियल वेट इज़ अ फोर्स, ठीक है। और ये कौन सा फोर्स है, इट इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय अ प्लैनेट on every body which is in the gravitational field
gravitational field of the planet, of the planet, ठीक है। और इस रियल वेट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लैनेट, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कंसिडर करें कि ये आपके साथ लेट सपोज अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ ने एक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बनाई हुई है, और यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है। ये आपके साथ है एक बॉडी जिसका मास है m, और अर्थ का मास है me, ठीक है। और इस बॉडी के सेंटर में और अर्थ के सेंटर में जो फासला है वो है लेट सपोज r के इक्वल, ठीक है। अच्छा, तो रियल वेट क्या है? रियल वेट वो फोर्स है जो ये अर्थ अप्लाई कर रहा है इस बॉडी पर, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? उस रियल वेट की डायरेक्शन है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। और इसी मैग्नीट्यूड जो है रियल वेट का, उसके बारे में हमें न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बताता है, और वो इसका मैग्नीट्यूड आपके साथ है G m1 m2/r², ठीक है। और अगर इसमें एक बॉडी अर्थ हो जाए तो फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके लिए फिर हम ये फॉर्मूला लिखते हैं G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय r²। और स्टूडेंट, इसमें ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, मैट्रिक में आपने डिस्कस किया होगा कि इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, स्मॉल जी। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ के केस में फिर हम क्या लिखते हैं? mg लिखते हैं। तो ये आपके साथ जो फोर्स है जो प्लैनेट ने अप्लाई किया है और हर बॉडी पे अप्लाई किया है जो कि उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, इस फोर्स को हम कहते हैं रियल वेट, ठीक है। तो रियल वेट आपका क्या है? वो फोर्स जो अर्थ अप्लाई कर रही है आप पर, और उस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ है, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड सिंपली क्या है? mg है, और एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ यूर बॉडी डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन यूर एंड अर्थ सेंटर, ठीक है। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन उसकी किस तरफ होगी? टूवर्ड्स द प्लैनेट ऑफ अर्थ। तो इसको हम कहते हैं रियल वेट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स दूसरी बात आ जाती है कि एपरेंट वेट जो है वो क्या चीज है? एपरेंट वेट, तो एपरेंट वेट को सबसे पहले तो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, इसकी मुख्तलिफ डिफिनीशंस हैं। सबसे पहली डिफिनीशन जो है वो एपरेंट वेट की है कि द फोर्स विच इज़ फेल्ट बाय अस, द फोर्स विच इज़ फेल्ट बाय अस is known as apparent weight, ठीक है। या लेट सपोज आप इस तरह कह दें कि द वेट विच इज फेल्ट बाय अस, द वेट विच इज फेल्ट बाय अस इज नोन एज apparent weight। या इसकी तीसरी डिफिनीशन आप कर सकते हैं कि द फोर्स विच प्रिवेंट्स अस फ्रॉम फॉलिंग, the force which prevents us from falling, ठीक है। इसको भी आप apparent weight कह सकते हैं। वो फोर्स जो हमें गिरने से बचाता है, उस फोर्स को हम apparent weight कहते हैं। या डिफिनीशन नंबर 4, द फोर्स विच इज, या द वेट विच इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस, द वेट
which is measured by a device, ठीक है, इज नोन एज अपेरेंट वेट। अब स्टूडेंट्स वेट को मेजर करने के लिए नॉर्मली जो है हम दो किस्म के डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिससे हम वेट को मेजर करते हैं। एक को तो लेट सपोज आप कह देते हैं वेट मशीन, ठीक है। तो वेट मशीन आपके साथ एक इस तरह का बॉक्स होता है और जिस पे यहाँ पे आपको रीडिंग मिलती है और आप इस बॉक्स पे कोई बॉडी रख देते हैं और यहाँ पे आपको उसका वेट लेट सपोज 9 न्यूटन जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो एक तो हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको वेट मशीन कहते हैं, और दूसरा जो वेट को मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज़ करते हैं उस डिवाइस को कहा जाता है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो उसमें आपके साथ क्या होता है कि एक आपके साथ वर्टिकल सा कॉलम होता है और उस वर्टिकल कॉलम में आपके साथ एक स्प्रिंग जो है वो अटैच होती है और उस स्प्रिंग के साथ जो है एक हुक होता है। उस हुक के साथ आप वो बॉडी जिसका आप वेट फाइंड करना चाहते हैं वो अटैच कर लेते हैं और यहाँ पे एक नीडल लगा होता है और स्केल बना होता है यहाँ पे, लेट सपोज 0 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन और इस तरह स्केल बना होता है। और जब आप इसके साथ ये बॉडी अटैच करते हैं तो ये नीडल जो है एक स्केल की तरफ इशारा करके आपको उसका वेट जो है वो बता देती है। तो स्टूडेंट्स ये दो डिवाइसेस नॉर्मली हम वेट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं और ये डिवाइस जो हमें वेट बताएगा, इस डिवाइस के वेट को हम क्या नाम देंगे? इस डिवाइस के वेट को हम नाम देंगे एपरेंट वेट। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आता है कि इस टॉपिक को दो नाम देने की क्या ज़रूरत पड़ी? मतलब रियल वेट, एक चीज़ रियल वेट हम उसे रियल वेट कह रहे हैं, दूसरी को हम एपरेंट वेट कह रहे हैं, तो आखिर दो नाम हमने क्यों दिए? तो स्टूडेंट्स दो नाम हमने इसलिए इनको दिए हैं क्योंकि अभी हम इसी लॉन्ग क्वेश्चन में आगे डिस्कस करेंगे कि अर्थ हम पे जो फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम रियल वेट कहते हैं और हमारी जो फीलिंग होती है जिसको हम एपरेंट वेट कहते हैं, या वो फोर्स जो हमें फॉलिंग से रोकता है या वो फोर्स जो एक डिवाइस के हेल्प से मेजर होती है, ये रियल वेट और एपरेंट वेट बहुत से सिचुएशन में ये दोनों इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको दो नाम जो है वो दिए हैं। हम आगे केसेस में ये बात डिस्कस करेंगे कि बहुत से केसेस इस तरह आएंगे जिसमें रियल वेट और एपरेंट वेट आपके साथ सेम होंगे, लेकिन कुछ केसेस इस तरह भी होंगे जिसमें रियल वेट एपरेंट वेट से ज़्यादा होगा, कुछ केसेस इस तरह भी होंगे जिसमें रियल वेट एपरेंट वेट से कम होगा और कुछ केसेस इस तरह भी होंगे जिसमें बॉडी का रियल वेट तो ज़ीरो नहीं होगा लेकिन उस बॉडी का एपरेंट वेट क्या हो जाएगा? वो ज़ीरो हो जाएगा और इसी को फिर हम वेटलेसनेस कहते हैं। तो इस वक्त जो है आपको लगता है, आपको फील होता है कि आपका वेट क्या है? वो ज़ीरो है, लेकिन एक्चुअली आपका वेट ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। रियल वेट आपका ज़ीरो नहीं होता और एपरेंट वेट जो है वो आपका उस वक्त ज़ीरो हो जाता है। तो इस पे जो है इंशाल्लाह फिर हमारी नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी कि रियल वेट और एपरेंट वेट किन किन सिचुएशंस में सेम होते हैं और किन किन सिचुएशंस में ये आपके साथ डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये दो नाम देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये हमेशा आपके साथ ये दोनों चीज़ें सेम नहीं रहती। तो कल के लेक्चर में हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू फिर ये बात प्रूफ करेंगे कि आपके साथ रियल वेट एक अलग चीज़ है और एपरेंट वेट एक अलग चीज़ है। आज के लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।